रिफ्लेक्स की हमारे सुपरफिशियल रिफ्लेक्स के प्रैक्टिकल के जो कंटेंट्स हैं वो उसी तरह से हैं जो किसी भी प्रैक्टिकल के होते हैं। पहले आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्स जो हैं उनके हमें जो रिक्वायरमेंट है वो एक ह्यूमन सब्जेक्ट की है या फिर एक पेशेंट की है जिसके ऊपर हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा एक हमें कॉटन रिक्वायर्ड होगा, एक की रिक्वायर्ड होगी और एक टॉर्च। अच्छा, अब इसके प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्स जो है वो उसका जो बैकग्राउंड प्रिंसिपल है वो रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है हमारे इफेक्टर्स का, जैसे और मतलब फॉर एग्जांपल मसल किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के ऊपर, मतलब कोई स्टिमुलस जैसे अप्लाई हुआ तो जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स आया तो वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और जब ये रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाता है तो इसके जो कॉजेज होते हैं वो कोई ना कोई लीजन, जैसे अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, या जो है वो ये ऐसे डिजीजेस होते हैं जो कि इन रिफ्लेक्स को या तो स्लो कर देते हैं या फिर इन लीजन्स की वजह से ये रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाते हैं। एक और डेफिनेशन रिफ्लेक्स एक्शन की ये है कि it is an involuntary unplanned sequence or action nearly to instantaneous movement in response to a stimulus। अब ये instantaneous movement है, यानी कि एकदम से कोई स्टिमुलस आया जो कि प्री प्लान नहीं था और उस पर बॉडी ने कुछ सोचे समझे बगैर कोई एक्शन लिया जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं था, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स की एग्जांपल्स में जो हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, तो हम 5 प्रैक्टिकल्स हैं जो परफॉर्म करते हैं। ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल हैं जिसमें प्लांटर रिफ्लेक्स आ जाता है, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, क्रीमैस्टिक रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स और लाइट रिफ्लेक्स। हम अभी एक एक को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। प्लांटर रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स जो है वो मतलब पहले समझ लेते प्लांटर बात किस चीज की हो रही है। तो हमारा जो फुट है इसमें जो ऊपर का हिस्सा है वो डॉर्सम ऑफ फुट कहलाता है और नीचे का हिस्सा प्लांटर एरिया कहलाता है, ये प्लांटर साइड कहलाती है। तो ये एक रिफ्लेक्स है जो हम जो फुट का हमारा प्लांटर एरिया है उसको स्टिमुलेट करते हैं और उस पर जो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, तो ये प्लांटर रिफ्लेक्स है। अब इसमें क्या होता है कि जो सोल ऑफ फुट है इस पे की से हम लोग एक स्टिमुलस देते हैं और फिर जो पेशेंट है या हमारे ह्यूमन सब्जेक्ट है उसके जो फिंगर्स हैं तो की वो उस पर रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं, ये प्लांटर रिफ्लेक्स कहलाते हैं। अभी आपको पिक्चर दिखाएंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और ये जो रिफ्लेक्स है ये L5 और S1 वर्टिब्रल सेगमेंट्स की वजह से होती है। इसका प्लांटर रिफ्लेक्स का दूसरा नाम बेबिलिस्की साइन है, ये बेबिलिस्की रिफ्लेक्स है। और हमने जो रिक्वायरमेंट्स में पढ़ा था कि हमें की जरूरत होगी, चाबी की जरूरत होगी। तो हम चाबी को जैसे ये फर्स्ट पिक्चर में दिखाया है कि ये एक डायरेक्शन में ब्लू एरो जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में हम चाबी को स्ट्रोक देते हैं और फिर नॉर्मली ये रिफ्लेक्स नेगेटिव होता है तो इसके रिस्पॉन्स में जो हमारे टो के फिंगर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, प्लांटर फ्लेक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने चाबी को स्ट्रोक दिया और जो फिंगर्स हैं वो स्प्रेड आउट हो गए और डॉर्सी फ्लेक्स हो गए, ऊपर की तरफ चले गए, तो फिर ये फ्लेक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये एक पॉजिटिव जो है वो रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल है। ये जिस सब्जेक्ट पे परफॉर्म किया जा रहा है तो इसके फिंगर्स डॉर्सी फ्लेक्स हो रहे हैं और स्प्रेड आउट हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव रिफ्लेक्स है। अच्छा, अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जो पेशेंट्स जिसमें अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है या कॉर्टिकोस्पाइनल कोई लीजन होता है तो उसमें जो है ये रिफ्लेक्स पॉजिटिव आएगा। और जो फिजियोलॉजिकली जो इन्फेंट्स हैं, यानी कि इन्फेंट्स उस एज को कहते हैं कि जो 1 साल से छोटे जो बच्चे हैं, यानी कि बर्थ से लेके 1 ईयर तक जो चाइल्ड होता है
वो इन्फेंट कहलाता है। तो इन्फेंट में रिफ्लेक्सेस इतने डेवलप नहीं होते, तो इस वजह से इन्फेंट में भी ये रिफ्लेक्स पॉजिटिव आता है। हम जो इधर पिक्चर दिखाई गई है इसमें भी यही हो रहा है कि इन्फेंट में ये रिफ्लेक्स एलिसिट कर रहे हैं और ये इसके फिंगर स्प्रेड आउट हो रहे हैं और ये पॉजिटिव आ रहा है। अब बात कर लेते हैं सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स की। ये इस प्रैक्टिकल में या इस रिफ्लेक्स में ये होता है कि पेशेंट को हम लिटा देते हैं सुपाइन पोजीशन में सीधा, और उसके जो एब्डोमेन है उसको एक्सपोज करते हैं, और फिर से हमें की जरूरत होगी। तो की को हम जो है वो आउटवर्ड्स साइड से लेके इनवर्ड साइड और अम्बलाइकस तक स्ट्रोक देते हैं, और फिर अम्बलाइकल एरिया पे जो है हमें एक रिफ्लेक्स महसूस होता है, एक मूवमेंट से महसूस होती है, तो उसको हम सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स कहते हैं। इसकी भी आपको अभी पिक्चर से सही समझ में आ जाएगी कि ये क्या बात हो रही है। तो ये जो रिफ्लेक्स है ये 7 to 12 स्पाइनल सेगमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि कौन सी डायरेक्शन में की को स्ट्रोक दिया जाता है, तो इस वजह से ये रिफ्लेक्स एलिसिट होता है, और इसका जो इनर्वेशन है वो T8 to T12 तक होता है। इस पिक्चर में ये दिखा रहे हैं कि आउटवर्ड से इनवर्ड्स जब ये पेशेंट के ऊपर इन्होंने की या फिर कोई लकड़ी का एक पीस है ये स्ट्रोक किया, तो अम्बलाइकल एरिया पे एक रिपल इफेक्ट नजर आ रहा है हमें। अगर हम गौर करें अम्बलाइकल एरिया पे रिपल इफेक्ट है, तो ये जो रिपल इफेक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ये सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स है। अब कुछ बात कर लेते हैं क्रीमैस्ट्रिक रिफ्लेक्स की। क्रीमैस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो है ये सिर्फ मेल पे परफॉर्म किया जा सकता है, और इसमें ये होता है कि जो मेल है उसके थाई के इनर पार्ट पे और यानी मीडियल पार्ट पे जो है वो की को स्ट्रोक दिया जाता है, और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि सेम साइड का, यानी कि अगर लेफ्ट थाई को के मीडियली हमने की को स्ट्रोक दिया तो सेम साइज का जो टेस्टिस होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्स है ये फर्स्ट और सेकंड लंबर स्पाइनल सेगमेंट्स इस रिफ्लेक्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो रिफ्लेक्स है ये मतलब एक तरीके से हमारी बॉडी या मतलब जो मेल्स की बॉडी है उसके लिए एक ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जब कोई प्रॉब्लम हो तो फिर जो है वो उस एरिया पे स्ट्रोक करने की वजह से टेस्टिस ऊपर चला जाए, ताकि टेस्टिस को इंजरी ना हो। तो ये एक प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है जो एक प्रोटेक्टिव भी है एक तरीके से। इस पिक्चर में दिखाया है कि ये एरिया है थाई का इनर साइड का, जहाँ पे जो फिंगर्स की डायरेक्शन है वन जहाँ मार्क हुआ है, तो वहाँ पे नीचे से ऊपर की को स्ट्रोक दिया जाता है, और टू में दिखाया गया है कि सेम साइड का जो टेस्टिस है वो थोड़ा सा ऊपर पुश हो जाता है। अब कुछ बात कर लेते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स की। कॉर्नियल रिफ्लेक्स के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो एक कॉटन की है, और हम एक कॉटन की टिप लेंगे और उसका जो सिरा है वो काफी बारीक करके बिल्कुल पतला सा कर देंगे, खींच के उसको पतला सा कर देंगे जैसे इस पिक्चर में दिखाई गया है। और जो हमारा आईज पे जो कॉर्निया है उस पे जो सिरा है उसकी बिल्कुल बारीक सी टिप कॉर्निया पे हल्का सा टच करेंगे, तो जो हमारी आंखें हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। यानी कि ये भी एक रिफ्लेक्स होता है कि आंखों पे कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी स्टिमुलस अगर आए तो बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे आंखों को बंद कर लेती है, ताकि जो भी कोई फॉरेन बॉडी या कुछ भी आ रहा है तो वो आंखों में एंटर ना हो जाए। ये जो रिफ्लेक्स है ये फंक्शन ऐसे करता है कि जो स्टिमुलस है वो ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है, और फिर जो आंखें क्लोज होती हैं वो फेशियल नर्व की वजह से होती है। इसमें तरीका बताया गया है कि ये किस तरह से काम करता है कि हम जो कॉटन है उसकी विस्क को ट्विस्ट करते हैं और उसको बिल्कुल बारीक हेयर की तरह बना देते हैं,
और फिर कॉर्निया के एज पे उसको टच करते हैं कंजक्टाइवल मार्जिन पे, और फिर हम ऑब्जर्व करते हैं तो पेशेंट अगर नॉर्मल है और उसमें ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो पेशेंट ब्लिंक करेगा। और हमें जब भी हम कोई ऐसा रिफ्लेक्स करें जिसमें आईज इन्वॉल्व हो या कोई ऐसा ऑर्गन इन्वॉल्व हो या कोई ऐसा पार्ट इन्वॉल्व हो जो हमारी बॉडी में दो साइड पे, तो हमें वो दोनों साइड पे कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट है उसमें हो सकता है कि हमने सिर्फ राइट साइड पे हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया हो, लेकिन जो पेशेंट है उसकी इंजरी जो है वो लेफ्ट साइड पे हो, उसका जो रिफ्लेक्स पॉजिटिव है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो हमें हमेशा जो भी ऐसे प्रैक्टिकल हैं जो दोनों साइड पे करना पॉसिबल होते हैं, तो हम राइट पे भी करेंगे और लेफ्ट पे भी करेंगे, तो ताकि एक कंपैरिजन भी हो जाए और हमारा जो प्रैक्टिकल है या हमारी जो डायग्नोसिस है वो कंप्लीट आए। तो हम दोनों आईज पे ये परफॉर्म करते हैं। और जो है ये रिफ्लेक्स जो है कॉटन के अलावा हल्का सा पफ ऑफ एयर भी कॉर्निया पे देने से एलिसिट होता है, यानी कि एकदम से आंखों पे अगर हवा मारी जाए तब भी जो है वो आईज क्या होती है, ब्लिंक हो जाती है। अब आ जाते हैं लाइट रिफ्लेक्स पे। लाइट रिफ्लेक्स आपको वैसे भी ये नॉलेज होगी कि जब हम लोग ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ लाइट बहुत डिम होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है कि प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, जिसकी वजह से प्यूपिल वाइड हो जाता है और फिर ज़्यादा लाइट एंटर हो सकती है ताकि हम ज़्यादा देख सकें। और जब हम ब्राइट लाइट की तरफ आते हैं तो एकदम से तो अजीब सा लगता है, एकदम से आंखें बंद होने लगती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी प्यूपिल एडॉप्ट करते हैं और डायलेट कर देते हैं, और फिर इस तरह से जो प्यूपिल का एरिया होता है वो बिल्कुल नैरो हो जाता है ताकि कम लाइट एंटर हो और हम सही से देख सकें। ये लाइट रिफ्लेक्स कहलाता है। तो इसमें भी इसी तरह का प्रिंसिपल है कि जब लाइट आंखों पे शो की जाती है तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसको लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, एक इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स और एक डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। अब जो इनडायरेक्ट है इसको कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स भी कहते हैं। हमारी बॉडी का प्यूपिल का जो नॉर्मल साइज है ये बैलेंस होता है टू एंटागोनिस्टिक इनोवेशन से, तो यानी कि एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है कि प्यूपिल को डायलेट करता है, सप्लाई करता है डायलेटेड प्यूपिल मसल को, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स इसका ऑपोजिट काम करती है, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करती है और सप्लाई करती हैं स्फिंक्टर प्यूपिल मसल को। और इन दोनों का बैलेंस में रहना हमारे आंखों के लिए, नॉर्मल देखने के लिए बहुत जरूरी है। हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म होते हैं। तो जब हम भाग रहे हैं या फिर हम लड़ाई कर रहे हैं तो हमें रिक्वायरमेंट है कि हम ज़्यादा देख सकें। हम जो जब भाग रहे हैं तो हमें हमारी विजन वाइड हो ताकि हम गिरे पड़े नहीं, हम ठीक से भाग सकें। या फिर अगर हम जंग की हालत में लड़ाई कर रहे हैं तो फिर हम अपने ओपोनेंट को सही से देख सकें। तो इस वजह से सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म में जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाती है ताकि हमारा विजन वाइड हो जाए, और पैरासिम्पैथेटिक में प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। अच्छा, अब ये जो प्यूपिल है इसकी मूवमेंट कुछ इस तरह की नजर आती है, डायलेट और रिलैक्स होने की। और अगर ये प्यूपिल डायलेट या रिलैक्स ना हो, जब यानी कि हमने प्यूपिल पे लाइट पुट की लेकिन प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट नहीं हुई, तो इसका रीजन ये हो सकता है कि जो ऑप्टिक नर्व है उसका किसी भी लेवल पे कोई डैमेज हो या फिर कोई इंजरी हो, या फिर इसका दूसरा रीजन ये हो सकता है कि पेशेंट जो है वो ब्लाइंड हो, या पेशेंट ने कोई ऐसी ड्रग्स ली हो जिसकी वजह से उसकी प्यूपिल जो है वो डायलेट इतनी ज्यादा हुई है कि लाइट की वजह से उस पर इफेक्ट नहीं आ रहा। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं कि जो है डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स और इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स से क्या मतलब है। हम लोग ये प्रैक्टिकल इस तरीके से परफॉर्म करते हैं कि जो लाइट है वो हम डालते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि दोनों आंखों के बीच में हम एक पेपर रख देते हैं या फिर एक कार्डबोर्ड रख देते हैं ताकि दोनों आंखों का विजन पहले सेपरेट हो जाए।
और हम जब राइट आई पे लाइट डालें तो वो लेफ्ट आई तक तो लाइट ना पहुंचे। फिर क्या होता है कि जब हम राइट आई की तरफ लाइट लाते हैं तो फिर राइट आई की तरफ क्योंकि लाइट आई है तो वो तो कंस्ट्रिक्ट होती ही है, लेकिन लेफ्ट आई पे अगर हमने बीच में कार्डबोर्ड रखा हुआ है लेकिन लेफ्ट आई तक लाइट नहीं पहुंच रही, लेकिन फिर भी राइट आई क्योंकि कंस्ट्रिक्ट होती है तो लेफ्ट आई भी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो जो राइट आई कंस्ट्रिक्ट हुई वो डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स है क्योंकि हमने उस पर लाइट डाली, और जो दूसरी आई है जिस पे लाइट नहीं डाली लेकिन वो भी कंस्ट्रिक्ट हो गई तो ये इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स है। इसका रीजन ये होता है कि हमारा जो आई का पाथवे है तो वो एक जगह पे जाके ऐसे ज्वाइन हो जाता है कि जो है अगर एक जगह कंस्ट्रक्शन हो तो दूसरी जगह भी कंस्ट्रक्शन होती है। अच्छा, हर प्रैक्टिकल की तरह हम इस प्रैक्टिकल में भी जब भी रिफ्लेक्सेस ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद ऑब्जर्वेशनल रिजल्ट नोट डाउन करते हैं, तो हम लोग अगर आप लोग को फिजिकली बुला रहे होते हैं तो आप लोग एक दूसरे पे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं और आपका रिजल्ट भी होता है कि ऑल सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस आर इंटैक्ट। अच्छा, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं जब भी हम ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो पेशेंट है वो बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। इसका जो लोअर लिम्ब है प्लांटर रिफ्लेक्स के दौरान वो रिलैक्स होना चाहिए। वो बहुत एक्टिव होगा या बहुत फोर्स लगा रहा होगा तो अगर उसका जो रिफ्लेक्स है वो नॉर्मल भी आना होगा तो वो या तो नहीं आएगा या नॉर्मल आ जाएगा। पेशेंट को बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। इसके अलावा ये कि जब एब्डोमिनल रिफ्लेक्स हम परफॉर्म करें तो क्योंकि पेशेंट एक्सपोज है एब्डोमेन से तो उसको हमें कंफर्टेबल रखना है, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है, उसके कर्टन्स लगा देने हैं। अगर वो फीमेल पेशेंट है तो हमें उसके लिए भी शैपरॉन अरेंज करना है। इस तरह की बातें हमें जहन में रखनी होती है। इसके अलावा कॉर्नियल रिफ्लेक्स में कॉर्निया को हमें कॉटन से वाइट नहीं करना है, कॉटन बहुत मोटा यूज नहीं करना है, और कॉर्निया का बिल्कुल जो सेंट्रल पार्ट है उसको टच नहीं करना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ OSCE क्वेश्चंस की, क्योंकि आप लोग के जो एग्जाम सिस्टम है उसमें पूरा पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करने को नहीं आता, बल्कि या तो छोटी सी परफॉर्मेंस होती है या फिर कुछ पिक्चर्स दिखा के उससे रिलेटेड सवाल कर लिए जाते हैं जो अनऑब्जर्व स्टेशन होते हैं उस पर आपको उसके आंसर लिखने होते हैं। तो फिर इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ लाइट रिफ्लेक्स। हमने पढ़ा था अभी कि एक डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स होता है, एक इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स होता है। दूसरा ये है कि डिफाइन लेविन्स्की साइन एंड सिग्निफिकेंस एंड द फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन व्हिच इट बिकम्स पॉजिटिव। तो लेविन्स्की साइन क्या होता है? एक टेस्ट है जो कि अपर मोटर न्यूरॉन रीजन को डिटेक्ट करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। एक सुपरफिशियल रिफ्लेक्स है और इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि इसकी वजह से हम अपर मोटर और लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में डिफरेंस कर सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव आया तो पेशेंट को अपर मोटर न्यूरॉन रीजन है, और अगर ये म्यूट आया या नेगेटिव आया तो फिर पेशेंट को या तो पेशेंट नॉर्मल है या फिर उसको लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन। और एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन जिसमें लेविन्स्की साइन या फिर प्लांटर रिफ्लेक्स पॉजिटिव होता है तो वो है इन्फेंट में। इसके अलावा कौन सी कंडीशन है जिसमें सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता? तो सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स जो है वो हमारे पास तीन मेन कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें ये परफॉर्म हम नहीं कर सकते। एक तो ये कि जो पेशेंट है वो बहुत ओबीज हो। अगर पेशेंट बहुत ओबीज होगा तो फिर जो रिपल इफेक्ट है मसल्स का वो अगर आएगा भी तो हमें ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो फैट है वो इतना ज़्यादा होगा कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पेशेंट अगर कॉन्शियस हो, अगर पेशेंट टेंशन में हो, घबराया हो, तो फिर वो तब भी अगर रिलैक्स नहीं होगा तभी हम जितना भी स्ट्रोक कर लें वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी, ऑब्जर्वेशन नहीं आ पाएगी। थर्ड कंडीशन ये होती है कि अगर आप किसी प्रेग्नेंट फीमेल पे या ऐसी फीमेल पे जो कि जिसको गेस्टेशनल एमेनोरिया है या जो एक्सपेक्ट कर रही है तो उसके ऊपर ये परफॉर्म करेंगे तो फिर ये जो आपने स्टिमुलस दिया है ये ठीक से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा कि रिजल्ट में रिफ्लेक्स एक्शन आए।
तो ये 3 मेन कंडीशंस हैं जिसमें सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स ऑब्जर्व नहीं है। एक ओबेसिटी, एक पेशेंट अगर एंशियस हो या कंफर्टेबल ना हो, और तीसरा प्रेगनेंसी। अच्छा, ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, प्लांटर रिफ्लेक्स इज फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो प्लांटर रिफ्लेक्स जो है वो नेगेटिव आना इज फिजियोलॉजिकल कंडीशन, और प्लांटर रिफ्लेक्स अगर इन्फेंट में पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। वैसे एक एडल्ट हेल्दी इंडिविजुअल में प्लांटर रिफ्लेक्स पॉजिटिव आना जो है वो एबनॉर्मल है और नेगेटिव आना नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस की। हमने अभी तक सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस पढ़े थे। तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस में आई होप आपको आपके कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो गए हैं, और मेरा मशवरा आप लोग को ये होगा कि लेक्चर के बाद आप यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें ये परफॉर्म किया जा रहा है, और कुछ तो रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं जिसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप लोग के घर पे मौजूद हैं। तो आप लोग एक दूसरे के ऊपर, अपने सिबलिंग्स के ऊपर परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो आप लोग खुद भी परफॉर्म करके देखें या फिर वीडियोस देख लें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए। बात कर लेते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस की। इसके भी जो है वो ऑब्जेक्टिव्स उसी तरह हैं जिस तरह सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस के थे। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो एक सिंपल सी है कि हमें पर्टिकुलर हैमर या फिर न्यूरोलॉजिकल हैमर चाहिए होगा, और एक सब्जेक्ट या फिर एक पेशेंट चाहिए होगा जिसके ऊपर हम ये रिफ्लेक्सेस परफॉर्म कर सकें। जो पिक्चर मैंने दिखाई है, तो वैसे तो स्टूडेंट्स जो हैमर यूज करते हैं वो ये ऊपर वाला होता है जिसके एंड ये सर्कुलर होता है, लेकिन ये जो नीचे वाला है जिसका एंड ट्रायंगुलर है, इससे भी काफी सारे रिफ्लेक्सेस एलिसिट हो सकते हैं। दोनों यूज किए जा सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड ये होता है कि आप ऊपर वाला यूज करें। अब करने के प्रिंसिपल की, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं, इनका प्रिंसिपल जो है वो ये होता है कि जब भी हम किसी मसल को स्ट्रेच करते हैं, तो किसी सॉफ्ट रबर हैमर से, तो फिर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है ब्रिस्कली या ब्रीफली। तो फिर ये जो हमने मतलब एक स्टिमुलस दिया और इसके रिजल्ट में मसल की कॉन्ट्रैक्शन हुई, अच्छा, ये जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन हुई तो ये जो है वो एक डीप टेंडन रिफ्लेक्स है। ये जो है हमने मतलब आप लोगों ने जब स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस पढ़े होंगे तो उसमें डिफरेंट रिफ्लेक्सेस पढ़े होंगे, तो उसमें स्ट्रेच रिफ्लेक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स की एग्जांपल होती है डीप टेंडन रिफ्लेक्स, और ये मोनोसाइनेप्टिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है। और ये जो है ये इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो एफरेंट और इफरेंट पाथवेज हैं वो नॉर्मली काम कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, ये एक इजी रिफ्लेक्स इजीली परफॉर्म किया जा सकता है, और ये इसके रिजल्ट में हम काफी सारे न्यूरॉनल फंक्शंस चेक कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं बैकग्राउंड में काफी नॉइज है, तो आपके कैंपस में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से ये नॉइज आ रही है। आई होप अभी थोड़ी कम आ रही है। जो एग्जांपल्स हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस के, इसमें नी जर्क है, एंकल जर्क है, ट्राइसेप जर्क, बाइसेप जर्क, सुपिनेटर जर्क, जॉ जर्क और एंकल फ्लोनस। तो आप लोग नाम से ही देख सकते हैं कि ये सारे मस्कुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं यानी मसल्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो हम लोग जो है वो मसल के टेंडन पे जो है वो हैमर जो है उसका इससे स्टिमुलस देते हैं, और उसके रिजल्ट में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसकी वजह से ये डिफरेंट रिफ्लेक्सेस सामने आते हैं। बात कर लेते हैं नी जर्क की। नी जर्क के लिए क्या करते हैं कि पेशेंट को पहले उसकी पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, पेशेंट को लिटा के भी किया जा सकता है,
और बिठा के भी ये किया जा सकता है। यूजुअली जो है वो पेशेंट को बिठा के करते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम जो है एक्सपोज करते हैं पेशेंट का थाई, और जो है हैमर को स्ट्राइक करते हैं, जो पटेलर हैमर है उसको मिड वे बिटवीन इंसर्शन एंड ओरिजिन जो है हमारी क्वाड्रिसेप टेंडन का, उधर हम स्ट्राइक करते हैं, और जो क्वाड्रिसेप मसल है उसके ऊपर जो ये कॉन्ट्रैक्शन आ रही है वो हमें ऑब्जर्व करनी होती है। ये पिक्चर जैसे इसमें दिखाया है कि जो हैमर है उसको स्ट्राइक किया गया है क्वाड्रिसेप के टेंडन पे, और फिर जो क्वाड्रिसेप मसल है इसके ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन आती है, और इसके कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में जो क्वाड्रिसेप का फंक्शन है कि वो जो नी है उसको एक्सटेंड करता है, तो नी एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन आपको जो ऑब्जर्व करना है वो नी को एक्सटेंड होता है वो ऑब्जर्व नहीं करना, आपको अपनी जो आईज हैं वो आपकी क्वाड्रिसेप मसल पे ऊपर रखनी है। अच्छा, ये जो नी जर्क है इसकी डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट ब्रिस्कनेस होती है, यानी कि डिफरेंटली वो इस पे जाहिर होता है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि बहुत ही एग्जैजरेटेड आता है, उनका पैर बिल्कुल ही ऊपर आ जाता है, और कुछ पेशेंट में काफी लाइट सा आता है। अब एक छोटी सी एक तरीका है जिसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट। कभी कभार क्या होता है कि पेशेंट पे हम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, सही जगह पे हैमर भी लगा रहे हैं, लेकिन कोई रिफ्लेक्स नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक फिनोमेना होता है रीइंफोर्समेंट का, ये हम परफॉर्म करते हैं। रीइंफोर्समेंट सिंपली क्या होता है कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप जो है कोई स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एफर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अपने जो दोनों हाथ की उंगलियां हैं उनको आपस में एक दूसरे में जोड़ लें, हुक कर लें, जैसे एक उंगली के ऊपर एक उंगली इस तरह जो है वो जोड़ लें, और फिर उसको खींचें एक दूसरे से। तो इस तरीके से क्या होता है कि पेशेंट का जो ध्यान है वो लग जाता है हाथ के ऊपर, और फिर हम जब नी को एलिसिट करते हैं रिफ्लेक्स, तो ये ज्यादा अच्छे से जाहिर होता है। तो इस फिनोमेना को रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। जो ये नी जर्क है ये एग्जैजरेट या फिर ब्रिस्क या फिर जो नॉर्मल है उससे ज्यादा नजर आते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के पेशेंट में, और जो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के पेशेंट है उसमें नॉर्मल से भी कम नजर आता है। अगर पेशेंट ऐसा है जिसको सेरिबेलर डिजीज है तो फिर नी जर्क पेंडुलर नजर आएगी, यानी कि वो टू एंड फ्रो मूवमेंट होगी नी जर्क में, और इसका जो इन्वॉल्वमेंट है ये स्पाइनल सेगमेंट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लंबर से आता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एंकल जर्क की। एंकल जर्क भी इसी तरह से होता है कि एंकल पे हम स्ट्राइक करते हैं हैमर, और फिर हम जो काफ मसल है उस पे जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये इसकी सप्लाई आती है फर्स्ट एंड सेकंड सैक्रल सेगमेंट से, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंकल जर्क। अब बात कर लेते हैं ट्राइसेप जर्क की। ट्राइसेप जर्क में पिक्चर में जिस तरह से दिखाया है कि ओलेक्टिनॉन प्रोसेस जो है उसके थोड़ा सा ऊपर हम स्ट्राइक करते हैं हैमर, और ट्राइसेप के मसल को देखते रहते हैं और वहां पे कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व करते हैं, और इसकी जो इनर्वेशन है वो 6 और 7 सर्वाइकल सेगमेंट से आती है। इसी तरह बाइसेप जर्क है। बाइसेप जर्क में हम जो एल्बो है वहां पे जो बाइसेप का टेंडन होता है उस जगह पे हैमर को स्ट्राइक करते हैं, और बाइसेप के जो मसल है उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। इसकी जो इनर्वेशन है वो 5th और 6th सर्वाइकल सेगमेंट से आती है। इसके अलावा है सुपिनेटर जर्क। सुपिनेटर जर्क में हम जो रेडियस है उसकी जगह पे स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, वहां पे फिट करते हैं हैमर को, और फिर सुपिनेटर मसल को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये इसके रिजल्ट में क्या होता है कि एल्बो की सुपिनेशन हो जाती है। तो ये जो रिफ्लेक्स है ये भी बाइसेप रिफ्लेक्स की ही
जो सेगमेंट्स हैं 5th और 6th सर्वाइकल सेगमेंट्स, वहां से आ रहा है। आपके लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा रिफ्लेक्स कहाँ से बैकग्राउंड से आ रहा है या सर्वाइकल कौन से सेगमेंट से आ रहा है, क्योंकि आपको अगर पता होगा तभी आप बता सकेंगे कि अगर किसी पेशेंट में ये रिफ्लेक्स नहीं आ रहा तो उसका लीजन किस एरिया का है। अब बात कर लेते हैं जॉ जर्क की। जॉ जर्क में ये होता है कि पेशेंट का माउथ ओपन करते हैं। ये पिक्चर से आप देख सकते हैं, पेशेंट का माउथ ओपन किया, इस पे थंब रखा और अपनी थंब पे हम मारते हैं हल्का सा हैमर, तो इसके रिजल्ट में पेशेंट का माउथ क्लोज हो जाता है। तो ये अगर पेशेंट का माउथ क्लोज हो गया है तो फिर जो है ये जॉ जर्क पॉजिटिव है। और पेशेंट जो है वो अगर उसका माउथ क्लोज नहीं हो रहा तो फिर ये जॉ जर्क नेगेटिव है। जो कॉन्ट्रैक्शन होती है जॉ की मसल्स की, वो क्या कर देती है, जॉ को क्लोज कर देती है। लेकिन ये जो रिफ्लेक्स है ये अक्सर जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उसमें एब्सेंट भी हो सकता है। तो ये बहुत मतलब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब जो है ये इंक्रीज नजर आता है, यानी कि जो अगर हमने अपनी फिंगर पे हैमर को स्ट्राइक किया और जो माउथ है वो बहुत जल्दी क्लोज हो रहा है, ये बहुत जोर से क्लोज हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि पेशेंट को अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है और जो लोकेशन है उस लीजन की वो ट्राइजेमिनल नर्व का जो न्यूक्लियाई है ब्रेन में उसके ऊपर है। एक दफा फिर से देख लें किस तरह परफॉर्म हो रहा है। हमें पेशेंट को हैमर नहीं मारना है, बल्कि पेशेंट के जॉ पे अपनी फिंगर रखनी है और अपनी फिंगर पे हैमर मारना है। ये पॉजिटिव जॉ जर्क की एग्जांपल है जिसमें पेशेंट का मुंह क्लोज हो रहा है। इसके अलावा है एंकल क्लोनस। एंकल क्लोनस में क्या होता है कि हम पेशेंट का नी बेंड करते हैं और उसको एक हाथ से सपोर्ट करके रखते हैं और फिर हम जो है वो एंकल पे हैमर स्ट्राइक करते हैं और फिर हम काफ मसल की कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। तो जो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि क्लोनस मूवमेंट होती है, यानी कि टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है। और ये जो एंकल क्लोनस है ये भी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का शो करता है। एंकल क्लोनस के पिक्चर है, पेशेंट का जो एंकल है वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। एक दफा एलिसिट कर दिया, हाथ हटा लिया, फिर भी कुछ टाइम तक टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रही है। एक और पेशेंट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आ रहा है, लेकिन ये भी मतलब जो इससे पहले वाली पिक्चर थी उसमें बहुत मेजर टू एंड फ्रो मूवमेंट थी, इसमें उसके कंपैरिजन में माइनर है, लेकिन ये भी एंकल क्लोनस इस पेशेंट में प्रेजेंट है। ये भी एंकल क्लोनस है। अच्छा, नॉर्मली एंकल क्लोनस एब्सेंट होता है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की पेशेंट्स में एंकल क्लोनस प्रेजेंट होता है। इसके भी ऑब्जर्वेशनल रिजल्ट में हम जैसे मतलब एक दूसरे पे परफॉर्म करते हैं, तो हम हेल्दी इंडिविजुअल पे अगर परफॉर्म कर रहे हैं, सारे डीप रिफ्लेक्स नॉर्मल आ रहे हैं, तो हम ये अपने ऑब्जर्वेशन चार्ट में और रिजल्ट में लिख देंगे कि ऑल डीप रिफ्लेक्सेस आर इंटेक्ट। अगर कोई पेशेंट आपको एग्जाम में दे दिया या ऑस्टी में दे दिया और उसका जो जो रिफ्लेक्स करने को बोला है वो पॉजिटिव आया, तो आप फिर उसी तरीके से अपना रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन बनाएं। अच्छा, इसके भी कुछ प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस ये कि जो आप रिफ्लेक्स कर रहे हैं उसमें जो हैमर यूज कर रहे हैं तो वो सॉफ्ट होना चाहिए और सारे रिफ्लेक्सेस में एक ही हैमर आपको यूज करना चाहिए। इसके अलावा ये कि आपको पेशेंट की हमेशा राइट साइड पे खड़े होना चाहिए। और जो भी रिफ्लेक्स अभी हमने सुपरफिशियल रिफ्लेक्स में भी बात की थी कि जो भी रिफ्लेक्सेस हैं वो अगर हम राइट साइड पे कर रहे हैं तो हमें वो लेफ्ट साइड पे भी परफॉर्म करने चाहिए। हो सकता है पेशेंट है उसका जो लीजन हो वो दूसरे साइड पे हो और हम सिर्फ एक साइड को ऑब्जर्व करके पेशेंट को नॉर्मल लेबल कर दें, लेकिन एक्चुअली उस पेशेंट में कोई लीजन प्रेजेंट है। इसलिए हमें साइमल्टेनियसली सारे रिफ्लेक्स परफॉर्म करने होते हैं। जॉर्ज आर्ट तो एक ही मतलब वो तो दोनों तरफ नहीं हो सकता। जॉर्ज आर्ट परफॉर्म किया, उसके बाद बाइसेप दोनों साइड पे किया, उसके बाद ट्राइसेप दोनों साइड पे किया, उसके बाद जो है वो सुपिनेटर जर्क दोनों साइड पे किया, उसके बाद नी जर्क दोनों साइड पे किया। इस तरह से हमें दोनों साइड को कंपेयर कर करके अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा ये कि जब हम
रिफ्लेक्सेस परफॉर्म करें उससे पहले हमें श्योर करना है, मेक श्योर कि पेशेंट कंफर्टेबल हो। हम कंफर्टेबल पेशेंट को कैसे करेंगे कि उसको इन्फॉर्म कर देंगे कि हम उनके साथ क्या करने जा रहे हैं, हमको प्रैक्टिकल थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देंगे कि हम आपके ऊपर ये करेंगे कि हम इस तरीके से स्ट्राइक करेंगे और जोर से नहीं लगाएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह की कंफर्टेबल वर्ड्स पेशेंट से हम बोलते हैं और पेशेंट से परमिशन लेते हैं, कंसेंट लेते हैं ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। सिर्फ हैमर ही हमें परफॉर्म करना चाहिए और जो है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करने चाहिए। अच्छा, इसके भी कुछ ऑस्की रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स क्या है। तो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आपको पता होगा कि ऐसा रिफ्लेक्स जिसमें जो सिनेप्टिक पाथवे हो वो ऐसा हो कि बस एक इफरेंट नर्व हो और एक एफरेंट नर्व हो, कोई बीच में इंटरन्यूरॉन ना हो, तो वो एक मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है। अच्छा, आप जो है वो डिफरेंट टेंडन रिफ्लेक्सेस को डिफाइन करें। तो हम जो है वो डिफरेंट टेंडन रिफ्लेक्स को नाम के साथ नी जर्क ये है, एंकल जर्क ये है, इस तरह हम उसकी डेफिनेशन वन लाइनर लिख सकते हैं। फिर इस तरीके से जो है डिफाइन करें फिनोमेना ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट में रिफ्लेक्स एलिसिट नहीं हो रहा है तो ये फिनोमेना हम तब यूज करते हैं। और जो है इसमें पेशेंट का ध्यान हम बांटते हैं दूसरी चीज़ों में, यानी कि अगर हम नी पे परफॉर्म कर रहे हैं प्रैक्टिकल नी जर्क का, तो फिर हम उसको बोलेंगे कि अपने हाथ को एक दूसरे में क्रॉस कर लें और पुल करने की कोशिश करें। पेशेंट का ध्यान अपने हाथ के ऊपर लग जाएगा तो नी पे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेंगे। इसके अलावा ये कि व्हाट आर कॉजेज ऑफ हाइपररिफ्लेक्सिया। तो हाइपररिफ्लेक्सिया की कॉज हमें हमारी प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने गौर किया होगा कि बार बार अपर मोटर न्यूरॉन लीजन आ रहा है। तो जो मतलब रिस्ट रिफ्लेक्सेस होते हैं या फिर हाइपररिफ्लेक्सिया जो होता है यूजुअली अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से होता है। इसके अलावा ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है और ये मतलब एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता हो, वो ये कि कौन से स्पाइनल सेगमेंट इन्वॉल्व हैं नी जर्क में, ट्राइसेप जर्क में, बाइसेप जर्क में। तो ये एक टेबल है, ये आप लोग को याद करनी है। ये बाइसेप में सर्वाइकल 5 और 6 इन्वॉल्व है, ट्राइसेप में सर्वाइकल 6 या फिर C6 C7 इन्वॉल्व है, पटेलर या नी जर्क में L2 L3 L4 इन्वॉल्व है, एंकल जर्क में S1 S2। ताकि आप लोग जब परफॉर्म करें और अगर किसी पेशेंट में नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि अच्छा अगर नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया तो इससे आपको क्या पता चला, तो आपका आंसर ये होगा कि फॉर एग्जांपल एंकल जर्क आपने किया तो आप ये कह सकते हैं कि इस पेशेंट का S1 और S2 सेगमेंट इंटैक्ट है। तो इसी तरह सुपिनेटर जो है वो C5 C6 से होता है और जॉ जर्क जो है वो क्रेनियल नर्व 5 यानी कि ट्राइजेमिनल नर्व शो करता है।